हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री हॉर्टी लर्निंग। आज हम लोग एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस बुक का चैप्टर 1 का पेज नंबर 24 से 40 तक पढ़ेंगे। तो पानी वानी लेके बैठिएगा और आज का जो क्लास है वो लंबा होने वाला है। तो 24 पेज नंबर में इंडियन एग्रीकल्चर का डेटा दिया हुआ है, जिसमें 21-22 का रिकॉर्ड दिया हुआ है और कितना जीडीपी में और बाकी सारे डेटा इसमें दिए हुए हैं। और 24th एडिशन है मेरे पास एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस बुक का। तो 25th एडिशन भी आ गया है 2024 में। तो अगर वो बुक किन्हीं के पास है तो उसमें लेटेस्ट डेटा 22-23 का दिया हुआ होगा। रिसेंटली 24 का डेटा कहीं नहीं है, लेकिन अगर आप लेटेस्ट जानना चाहें तो आप गूगल पे देख सकते हैं। फिलहाल यही डेटा सारा है। टोटल एम्प्लॉयमेंट 58% है और इंडिया सपोर्ट वर्ल्ड, जिसमें टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 2.4% है, पॉपुलेशन 17.7%, लाइव स्टॉक 15%, फॉरेस्ट 1.5 और मिल्क प्रोडक्शन हाईएस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी इंडिया टॉप पे है 310.74 मिलियन टन। उसके बाद है फूड ग्रेन प्रोडक्शन 316 मिलियन टन, हॉर्टिकल्चर क्रॉप 320.77 मिलियन टन, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 329 मिलियन हेक्टेयर। Potential for biological production 265 million hectare. Per capita land availability 0.30 hectare. Neat cultivated area 151.4 million hectare. Irrigated area 64.7. Barren land area 41 million hectare. Degraded land area 63.85 million hectare. Wasteland area 178 million hectare. NRAA, National Rainfed Area Authority, since 3rd November 2006। RADP का फुल फॉर्म है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, 20 मार्च 2008 के हिसाब से। उसके बाद है नेशनल बैम्बू मिशन। ये स्टार्ट हुआ था 2006-7 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में स्टार्ट हुआ था। इन सब इस पेज में जितने भी नाम वगैरह दिए हुए हैं, इन सब का डेट वगैरह एग्जाम में आता है, तो ये डेट याद रखना जरूरी है। ऑल इंडिया एवरेज फर्टिलाइजर कंजप्शन 141.30 kg पर हेक्टेयर। हाईएस्ट एवरेज फर्टिलाइजर कंजप्शन पंजाब, लोएस्ट एवरेज फर्टिलाइजर कंजप्शन आंध्र प्रदेश, एपी। यहाँ पे आंध्र प्रदेश है या अरुणाचल प्रदेश, कैसे पता चलेगा? हाँ, तो मैंने अभी चेक किया, आंध्र प्रदेश नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है न्यूट्रिएंट कंजप्शन रेशियो, एनपीके। ये पिछले फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था, शायद सेकंड क्लास में। 6.5, 2.5 और 1 का कंजप्शन इंडिया में चल रहा है। NPMFS, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट सॉइल एंड फर्टिलाइजर 8-9 के हिसाब से। ISO POM, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयलसीड प्रोडक्शन, पल्सेस ऑयल पाम मेज सिंस 1 अप्रैल 2004। इन सबका डेट याद होना चाहिए। किसान कॉल सेंटर में पहले बता चुकी हूँ। DMRI, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, फरीदाबाद हरियाणा, ये जो दिया हुआ है ना, ये हेड क्वार्टर है वहाँ पे DMRI का। फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस जो इंडिया में कंडक्ट होता है 1919 में। अभी लाइव स्टॉक यानी मिल्क प्रोडक्शन पे इंडिया फर्स्ट पे है। रैंक ऑफ इंडिया इन सिल्क प्रोडक्शन सेकंड, क्योंकि चाइना हमेशा फर्स्ट पे रहता है। इंडियन एग्रीकल्चर प्रोवाइड 65% ऑफ लाइवलीहुड। और टोटल कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया 27.29 मिलियन मेट्रिक टन। कंट्रीब्यूशन 21%, टोटल एक्सपोर्ट सप्लाईज रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी ऑफ सीड मेट्रिक टन में 2019-20 के हिसाब से ब्रीडर सीड 9269.21 मेट्रिक टन। और मतलब ये पूरा डाटा दिया हुआ मेट्रिक टन में 19-20 के हिसाब से कि सीड कितना अवेलेबल है। तो सबसे ज्यादा सीड सर्टिफाइड और क्वालिटी सीड अवेलेबल है, जो कि इतना ज्यादा है, लेकिन फाउंडेशन सीड सेकंड पे और ब्रीडर सीड सबसे कम अवेलेबल है। उसके बाद है PPVFR। इसका फुल फॉर्म हमेशा आ जाता है कहीं ना कहीं, और
बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स, ये 2005 न्यू दिल्ली में स्टेब्लिश हुआ था। तो ये डेट याद रखना है। एनपी नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी 2008 एंड 9 में आया था। टोटल नंबर ऑफ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी 1049। ये नंबर दिया हुआ है टोटल कितना टेस्टिंग लेबोरेटरी इंडिया में। उसके बाद एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ये 1996-97 में आया था। नाफेड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीसीआई। इसका तो एग्जाम भी होता है अलग से, तो याद रखना है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री फ्लैग्ड फर्स्ट फ्रूट ट्रेन वाज आंध्र प्रदेश। माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम वाज फॉर्मुलेटेड इन 2001 में, 2000 और 2001 में। उसके बाद है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एनएफएसएम। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है और ये 11th प्लान में आया था, जिसमें राइट व्हीट पल्सेस 10, 8 और 2 मिलियन टन रिस्पेक्टिवली इन्हांस हुआ था 2007-8 के बाद। ये रबी में लॉन्च हुआ था। केसीसी अगस्त 1998। आर के भी वाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये 2007 में आया था अगस्त में। नेशनल बैम्बू मिशन 2006 और 7 में आया था। उसके बाद फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया रफी अहमद किदवई। उसके बाद प्लानिंग कमीशन रीनेम्ड एज, प्लानिंग कमीशन का दोबारा नाम रखा गया नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको नीति आयोग भी बोलते थे। 1/1/2015 में। उसके बाद चेयरपर्सन बने नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर। चेयरमैन नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर के जो प्राइम मिनिस्टर थे वही चेयरमैन बनाए गए। सॉरी, ये बोलते हुए भी गड़बड़ लग रहा था। चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के। यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। यहाँ से सेकेंड लाइन स्टार्ट है, प्राइम मिनिस्टर कॉमा। उसके बाद यहाँ से है कि चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर। फार्मर जो नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर है उसके चेयरमैन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। और जो नीति आयोग के चेयरपर्सन है ना, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं कंट्री के। उसके बाद है एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्पेशली राइस व्हीट कोर्स मिलेट। एनसीपीएच नेशनल कमेटी ऑन प्लास्टिक कल्चर एप्लीकेशन इन हॉर्टिकल्चर। एनडब्ल्यूडीपीआर है वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड 90 और 91 में आया था। एनडब्ल्यूपी नेशनल वाटर पॉलिसी 1 अप्रैल 2001 में आया था। अपेडा, ये बहुत पॉपुलर है और इसको याद रखना है। फुल फॉर्म एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। आईसीआर का हिस्ट्री क्या है? आईसीएआर जो इंडिया का इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर का, ये जुलाई 1929 में बनाया गया था। और ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर में बनाया गया, जिसमें रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इस इन्होंने बनाया था इसको। आईसीआर का हेडक्वार्टर रखा गया न्यू दिल्ली में। उसके बाद प्रोडक्शन जो फूड ग्रेन्स का था वो 4 गुना हो गया, हॉर्टिकल्चर का 6 गुना और फिश का 9 गुना। और इनलैंड का 17 टाइम्स और मरीन का 5 टाइम्स। मिल्क 6 टाइम्स और एग 27 टाइम्स। कब से? 1950-51 से लेकर अब तक इतने गुना बढ़ गया है आईसीआर के आने से। तो आईसीआर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एग्रीकल्चर में। उसके बाद है आईसीआर माइलस्टोन। इनिशिएशन जो फर्स्ट हुआ था ना, ए ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज 1957 में हुआ था। और स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डेड टू आईआरआई 1958 में आया। मतलब आईसीआर ने क्या क्या माइलस्टोन फिक्स किए, तो ये जो एआई सीआरपी, ये फुल फॉर्म एआईसीआरपी का ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। और ये एआईसीआरपी ना अलग अलग क्रॉप्स के बहुत सारे होते हैं। जैसे ये मेज वाला है जो 1957 में आया था। तो एआईसीआरपी अब आगे मैं जब भी बोलूंगी तो यही समझना। स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू आईआरआई 1958 में एस्टेब्लिश ऑफ फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर, ये मैंने पहले भी बताया। उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द परव्यू ऑफ आईसीआर 2 अक्टूबर 1966 में।
ये और भी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का वो इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन, जिसको डेयर बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर 1973 में आया। फिर उसके बाद पहला केवीके खोला गया पुडुचेरी में 1974 में। ये पूछता है पहला केवीके कहाँ है और कब खुला था। उसके बाद एस्टेब्लिश ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ERS, और जो साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है 1975 में आया। उसके बाद लैब टू लैंड प्रोग्राम और नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, ये दोनों 1979 में आया। उसके बाद इनिशिएशन ऑफ इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम, जिसको IVLP बोलते हैं, ये 1995 में आया। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जीन बैंक, जो न्यू दिल्ली में है, 1996 में आया। उसके बाद है ICR वाज बेस्टोड विथ किंग बॉर्डन अवार्ड इन 1989। मतलब ये अवार्ड उनको दिया गया ICR को। उसके बाद क्योंकि वो ग्रीन रेवोल्यूशन में भी अच्छा पार्ट ले रहे थे, किंग बॉर्डन अवार्ड रिसर्च और डेवलपमेंट एफर्ट के लिए दिया जाता है, जिसमें राइस और वीट कंजर्टियम का पार्टनरशिप था। मतलब ज्यादा इन्हीं दोनों क्रॉप्स को बढ़ावा मिला था। लॉन्चिंग ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट को NATP बोलते हैं, 1998 में आया था। और नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट NAIP जुलाई 2006 में। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ ICR। प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है? ICR में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो है एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट की तरह बैठते हैं ICR सोसाइटी के अंदर। और इसका नेशनल ब्यूरो 6 है टोटल। डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस 6 है, जिसमें 2 NAARM है जो हैदराबाद में, NISM है मालेगांव महाराष्ट्र में। उसके बाद है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इंसेक्ट NBAII। ये 2009 में आया था, जो कि किसके अंदर था? प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर में ये वाला नेशनल ब्यूरो को स्थापित किया गया 2009 में। और इसका काम यही था कि जो भी इंसेक्ट हार्नेस कर रहे हैं, मतलब हमारा एग्रीकल्चर का काम बिगाड़ रहे हैं, उनको बायोलॉजिकली कंट्रोल किया जाए, पेस्ट और वीड्स को, और ट्रेनिंग किया जाए, इंफॉर्मेशन फैलाया जाए, टेक्नोलॉजी भी लाया जाए नेशनल और इंटरनेशनल के कोऑपरेशन के साथ। उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माऊ में है। माऊ कहाँ है? माऊ यूपी में है। और ये 2005 में इसको बनाया गया NBAIM, जो कि है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये यूपी में है 2005 में। उसके बाद है NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, मालेगांव महाराष्ट्र में 2009 में है। टोटल प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज 25 है और 12 NRC है, यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर, जहाँ पे नेशनल लेवल पे अलग अलग क्रॉप्स का रिसर्च चल रहा है। और हर क्रॉप का अलग अलग रिसर्च सेंटर होता है, 12 है टोटल। और प्रोजेक्ट उसके अंदर में 25 है। SAU यानी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, टोटल ऑल ओवर इंडिया 64 है। और नेशनल रिसर्च सेंटर 15 है। ये अपग्रेड हुआ था प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, जिसमें 12 था, लेकिन बाद में 15 हो गया, 3 और बढ़े। नेशनल इंस्टीट्यूट 6 है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट 65 है। डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। फ्लोरिकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली में है। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर न्यू दिल्ली। EICRP एरिड जोन फ्रूट बीकानेर में है। AICRP NSP वेजिटेबल वाराणसी में। CRP पेस्टिसाइड रेसिड्यू न्यू दिल्ली में। CRP एग्रोमेट्रोलॉजी हैदराबाद में। NSP क्रॉप्स न्यू दिल्ली में। ICR के कुछ पब्लिकेशंस है वो यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं। पीरियोडिकल्स यानी कि जो हमेशा आते रहते हैं। पीरियोडिकल्स कितने दिन में आते हैं? ये सब यहाँ पे ब्रैकेट में जो दिया गया है ना, वही इसके टाइम है कि कब वो रिलीज होगा। पीरियोडिकल्स यानी कि वो मैगजीन है, वो कंटिन्यूस रहेगा, हमेशा रिलीज होते रहेगा। तो इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस मंथ में आता है, और एनिमल साइंस वाला भी, इंडियन फार्मिंग वाला भी। लेकिन इंडियन हॉर्टिकल्चर जो है बाई मंथली है, यानी एक मंथ में 2 बार आएगा। क्वार्टरली मतलब 15 दिन, या फिर कितने दिन में क्वार्टरली? क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने में एक बार। उसके बाद ये ICR रिपोर्टर, ये सब 3 महीने में एक बार आते हैं, जो भी क्वार्टरली। उसके बाद है पेरियोडिकल्स हिंदी वाले। हिंदी वालों में ये खेती मंथली आती है। फल फूल बाई मंथली आती है, यानी कि एक मंथ में 2 बार। और कृषि सहायिका क्वार्टरली आती है। उसके बाद कुछ मोबाइल ऐप्स है किसान के लिए, किसान सुविधा, पोषक कृषि एंड किसान एप्लीकेशन,
शेतकारी मासिक एंड्रॉयड ऐप, फार्मोपीडिया, वुवन हेलस्टॉर्म ऐप, क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप, एग्री मार्केट एप्लीकेशन फॉर पोल्ट्री, पशु पोषण, ये सारे आईसीआर से रिलेटेड मीन्स आईसीआर इसको ऑथराइज करवा रही है, उनके अंदर में है। उसके बाद है जनरल एग्रीकल्चर न्यू, इसमें सहभागी धान, ये न्यू वैरायटी है राइस का जो कि ड्राउट टॉलरेंट है, ड्राउट को विथस्टैंड कर लेगी। उसके बाद है वाटर सबमर्जन वैरायटी, यानी कि स्वर्णा सबमर्जेंस वन, ये 14 दिन ना पानी के अंदर सरवाइव कर जाते हैं। अब वीट प्रोडक्शन का जो थ्रेट था तो उससे उसको भगाने के लिए हम लोग क्या, नया नया रेजिस्टेंट वेराइटी आया, जैसे वीट स्टेम रस्ट का UG19, युगांडा से आया है ये। DBW17, PBW550, लोक 1, टूरजा, ये सब वेराइटी आइडेंटिफाई हुए जो स्टेम रस्ट क्या है, रेजिस्टेंट है। पोटैटो में ड्राई मैटर रिच वैरायटी, जो कि चिप्स के लिए, फ्रेंच फ्राइज के लिए अच्छा होता है, इसमें ड्राई मैटर ज्यादा है तो कुफरी फ्राई होना। उसके बाद है जिंक सोलेबलाइजर बैक्टीरियल, जो बायो फर्टिलाइजर है, ये जो जिंक, ये जिंक डिफिशियंसी जहां जहां है वहां पे छिड़कने के लिए अच्छा है। डिवाइस ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, जो कि 30 से 50% क्या है, पानी को सेव कर रहा है, लेबर 50% तक, फर्टिलाइजर 30 से 40% तक, और यील्ड भी बढ़ा रहा है 12 से 76%। तो ये दोनों नया इरिगेशन सिस्टम लाया गया। उसके बाद है लीफ कलर चार्ट, जिसको एलसीसी बोलते हैं, ये सिंपल डिवाइस है नाइट्रोजन मैनेजमेंट के लिए, जो कि 15 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर इन राई, मतलब क्या करता है, मैनेज कर सकता। ट्रैक्टर माउंटेड क्यूमिन प्लांटर, मतलब क्यूमिन मतलब होता है जीरा, जीरा को लगाने के लिए 30% सीड में ही हो जाता है अगर ट्रैक्टर से हम करवाए तो। और मोटराइज एरियल एक्सट्रैक्टर पोमोग्रेनेट का, मतलब मोटर से ही उसके दाने हम आप निकाल सकते हैं। तो ये भी नया निकला। ये सब नया चीजें हैं जो भी रिसर्च हुई है इतने दिनों में। और एलसीसी लीफ कलर चार्ट भी, ये नया टेक्नोलॉजी है पर आजकल यूज हो रहा है प्रिसीजन एग्रीकल्चर के नाम पे। उसके बाद है फर्स्ट सिस्टमेटिक वर्क, SRI बिगेन एट TNAU तमिलनाडु इन 1993। उसके बाद है राइस नॉलेज बैंक लॉन्च्ड, एन एग्रीकल्चर वेब पोर्टल है ये, राइस नॉलेज बैंक 28 फरवरी 2019 में आया था असम में, जिसको वर्ल्ड बैंक फंड करती है। उसके बाद है स्प्री सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये सबसे फेमस है जो राइस में पूछा जाता है। ये न्यू सिस्टम है राइस इंटेंसिफिकेशन का, जिसमें 5 चीजें हैं, 5 चीजें ये सेव करती है। पहला तो लैंड, दूसरा वाटर को सेव करती है 20 से 25%, लेबर सेविंग है 14%, और क्रॉप प्रोडक्टिविटी 20 से 45% बढ़ा देती है, और सीड भी बचत हो जाता है 70 से 80%। इरिगेशन तो ऑलमोस्ट ही बच जाता है। स्ट्री मेथड में ना 1 kg सीड प्रोडक्शन हम 1571 लीटर वाटर में ही कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल वाले में 200 नहीं 2801 लीटर वाटर जो है कन्वेंशनल मेथड में खर्च हो जाती है। उसके बाद है गोल्डन राइस, ये प्रोड्यूस हुआ है कंबाइनिंग जीन मटेरियल से। डैफोडिल्स, ये एक फूल है। अर्बीनिया यूरिडोवोरा, ये एक माइक्रोब है। और उसके बाद है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, ये भी एक माइक्रोब है। और जेपोनिका राइस, ये राइस की ही अदर क्या है, उसको स्पेसीज बोल सकते हैं। इन सबके अंदर से जेनेटिक मटेरियल को निकाल के कंबाइन करके ये गोल्डन राइस बनाया गया, और इसके प्रोफेसर इंगो पोट्रिकस ने और डॉक्टर पीटर बेयर ने मिलकर बनाया था जर्मनी 1999 में। इसका पर्पस यही था कि एक न्यू अल्टरनेटिव कॉम्बैक्ट बनाया जाए कि जो विटामिन ए के डेफिशिएंसी से लड़ सके, मतलब जो लोग खाएंगे उनको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। उसके बाद है ब्लैक राइस, ये इसका रिच कल्चरल हिस्ट्री है, इसको फॉरबिडन और एम्पेयर्स राइस भी बोला जाता है, क्योंकि ये लोग राजा महाराजा लोग चाइना में खाते थे, ये ट्रिब्यूट है, उनको दिया गया है। इसको सबसे ज्यादा प्राइज्ड फूड की तरह माना जाता था, और इसमें हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। और इसका ओरिजिन अभी भी समझ में नहीं आया आया कहाँ से। ब्लैक राइस का कल्टीवार जो बहुत सेकर्ड है, एशिया में हर जगह है। और मोस्ट कल्टीवेटेड राइस ओरिजा सटेवा, जो वाइट कलर के हैं। इसके वाइल्ड
रिलेटिव है ओरिजा रूफी पोगोन, इसके रेड ग्रेन्स होते हैं। उसके बाद ब्लैक राइस में और क्या क्या है, एंथोसाइनिन एंटीऑक्सीडेंट, और साथ ही साथ ये वेट लॉस के लिए अच्छा है, ऊपर से एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में थेरेपी की तरह काम करता है, प्रिवेंट करता है डिजीजेस से, कैंसर से लड़ता है, गुड हार्ट हेल्थ लिवर हेल्थ के लिए अच्छा है, और डायबिटीज से भी बचाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। इतनी सारी खासियत है। उसके बाद है ब्लैक व्हीट, एंथोसाइनिन इसमें भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका कलर ऐसा है। नॉर्मल व्हीट में 5 ppm कंसेंट्रेशन होता है, लेकिन ब्लैक व्हीट में 100 से 200 ppm एंथोसाइनिन होता है, इसीलिए उसका कलर ऐसा है। इसीलिए ब्लैक व्हीट है, और ये हेल्दियर ऑप्शन है। उसके बाद ब्लैक व्हीट में और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन बी है, बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाता है, फॉलिक एसिड है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज, जिंक, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, फाइबर, एमिनो एसिड्स, ये सारी चीज व्हीट में है। उसके बाद पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्री सीरियस, क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप्स, ये सारा चीज का पावर हाउस किसको कहा जाता है, मिलेट्स को। उसके बाद है पहला स्टेट जो कि कल्टीवेशन किया किसका, मुलेठी का। मुलेठी क्या है, मेडिसिनल क्रॉप है, ये हिमाचल प्रदेश में होता है, और इसका लिकोराइस भी बोलते हैं इसको। और ये पहला स्टेट था जिसने मुलेठी के प्रोडक्शन को स्टार्ट किया, और ये स्वीट टेस्टिंग पेरेनियल श्रब है। इसका साइंटिफिक नेम है ग्लाइसेराइजा ग्लैबरा। उसके बाद दो नए डॉर वेराइटी निकले हैं काला नमक राइस के, जो IARI से निकले हैं। पहला है पूसा नरेंद्र काला नमक 1668। उसके अलावा है पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। यूपी में इसको डबल कर देता है ये को। और ये लॉजिंग लॉजिंग भी कम इसमें देखा गया है, और लेकिन इसका लो यील्ड है ट्रेडिशनल वैरायटी के कंपेयर। उसके बाद FIRB क्या है, फ्यूरो इरिगेशन रिज बेड मेथड। इसमें वीट में अगर करते हैं हम ये मेथड, तो 25 से 40% इरिगेशन वाटर की बचत हो जाती है। उसके बाद है जीरो टिल ड्रिल सीड कम फर्टिलाइजर मशीन। ये डेवलप किया गया GV पंत के द्वारा उत्तराखंड से। राइस वीट सिस्टम में मतलब एक साल हम राइस उगा रहे हैं, अगले साल वीट हमको उगाना है, तो उसमें वीट कल्टीवेशन बिना प्लगिंग किए हम कर सकते हैं डायरेक्ट सीड सोइंग से। इससे प्लगिंग कॉस्ट भी बच जाता है। ये मशीन बहुत कारगर है। SSNM साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि हम उस साइट के हिसाब से न्यूट्रिएंट को मैनेज करेंगे। ऐसा नहीं है जो रिकमेंडेड है वो तो है ही, हर जगह बताया गया है कि वीट में इतना चाहिए, राइस में इतना चाहिए, बुक में लिखा हुआ है, डाटा है हमारे पास। लेकिन हम एक अलग से ये चीज हम नोटिस करेंगे कि उस साइट में क्या है ऐसा खास, उसकी मिट्टी में क्या क्या है क्या नहीं है, उसके हिसाब से हम मैनेज करना शुरू करेंगे। तो राइट वीट्स का जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है 200% इंटेंसिटी में, उसमें 36% हायर ग्रेन यील्ड मिलता है अगर हम SSNM करते हैं तो, और 2 टन पर हेक्टेयर मोर यील्ड मिलता है। तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी इसका 5 और 8 तक चला जाता है, मतलब कि एक्स्ट्रा रुपी हमको मिल रहा है हर, तो 5.8 रुपीज का नेट बेसिस में फायदा हो जाता है, तो SSNM अच्छा है। उसके बाद है राई। राई बस्टर्ड जो सरसों होता है ना, राइस वेराइटी CS56 त्रिवेणी, ये नया निकला है जिसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा है, 37.4%। लेट सोन वेराइटी जोन 2 में श्री गंगानगर, लुधियाना, हिसार, दिल्ली, ये सब जगह प्रोमिसिंग वेराइटी है ये। इंडिया में एट प्रेजेंट 721 केवी के है। सिक्किम जो है पहला ऑर्गेनिक स्टेट जनवरी 2016 में बना था, ये पहले भी पता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। केवी की एम करती है असेसमेंट, रिफाइनमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यही इनका काम है, इनका मेन मोटो यही 3 चीज है। कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में भी पूछते हैं बताओ केवीके का एम क्या है, तो असेसमेंट है, रिफाइनमेंट है, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज भी है। गरिमा, द गरिमा, ये बैल का नाम है। ये वर्ल्ड का सेकंड क्लोन्ड बैल है, मतलब क्लोनिंग की मदद से इसको डेवलप किया गया, जो कि जून 6 2009 में इसका बर्थ हुआ था। और जो पहले क्लोन्ड बुफेलो काफ थी ना, वो फरवरी 6 2009 में NBRI कर्नल में हुआ था। ये दोनों का बर्थ यहीं पे हुआ है। इसके बाद है नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड NBB, न्यू दिल्ली में है।
कैमल क्रॉप, sorghum को कैमल क्रॉप बोला जाता है क्योंकि इसको ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप में ये सबसे पॉपुलर है, इसमें सबसे कम पानी में ये उग जाता है, इसलिए इसका नाम कैमल क्रॉप है। और साथ ही साथ ये पानी भी अपने अंदर स्टोर करके रखता है, शायद इसीलिए ये ड्राउट टॉलरेंट है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ये बैक्टीरिया पहले भी आया है, गोल्डन जो गोल्डन राइस है ना उसमें आया है। ये बैक्टीरिया से हम लोगों ने जीन एक्सट्रैक्ट किया था और गोल्डन ए में डाला था, अभी कुछ देर पहले ही मैंने डिस्कस किया। तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है ये। हम लोगों को कुछ भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करना होता है ना, तो इस बैक्टीरिया के तीन तीन मेथड है, डिटेल में ट्रांसडक्शन, ट्रांसलोकेशन, ऐसे करके तीन मेथड है, जिसमें हम इसको सजेस्ट करवा देते हैं और इसके जीन से अटैच करवा देते हैं। ये अपने आप इंजीनियरिंग करता है और जीन्स को अटैच करना शुरू कर देता है, इसलिए इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस। उसके बाद है पश्मीना, विंटर क्लोथ है, ये गोट से निकलता है, शिप से नहीं। गोट्स के बाल से पश्मीना ऊल बनाया जाता है। उसके बाद लॉ ऑफ टॉलरेंस सेफर्ड नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, ओलियोरिज्म चिली में, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हॉर्टिकल्चर के क्लास में। केसर सैफरन, ये इरिडिएसी फैमिली का है। फर्स्ट इंडियन टू गेट वर्ल्ड फूड प्राइज, एम एस स्वामीनाथन जी को पहला फूड प्राइज मिला था। उसके बाद 21 में शकुंतला हरक सिंह थ्रिसल्ट को दिया गया, 20 में रतन लाल जी को दिया गया, 19 में सिमरन ग्रूट को, 18 में लॉरेंस हेडेड डेविड नावारो को। ऐसा पल्स जो कि नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता है, जनरली पल्सेस को जाना जाता है कि वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, लेकिन एक ऐसा पल्स है जो फिक्स नहीं करता है, वो राजमा है। एवरेज मिलिंग रिकवरी ऑफ राइस 60%। मिलिंग रिकवरी क्या होती है? जब हम मिल उसको करते हैं ना, उसका ऊपर का लेयर निकालते हैं, तो राइस का 60% होता है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2017 में अक्कीयुमी आयोदेसी अदेसिना नाइजीरिया की थी, उनको वर्ल्ड प्राइज दिया गया था। उसके बाद 2016 में डॉक्टर मारिया एंड्राडे, डॉक्टर रॉबर्ट मवांगा, डॉक्टर जैन लो और डॉक्टर हॉवर्ड बॉयस को दिया गया। 15 में सर फाजले हसन अबेद को और 2014 में संजय राजा राम को। उसके बाद माइकोराइजा इंक्रीज अवेबिलिटी, माइकोराइजा क्या करती है? एक तरह का फंगस है ये फास्फोरस को फिक्स करती है। उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेटेड वेटलैंड राइस का वाटर रिक्वायरमेंट है मात्र 1500 माइक्रो मिलीमीटर। उसके बाद न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था? ब्रे नाम के साइंटिस्ट ने। पुफा, कंटेंट इज हाईएस्ट इन सनफ्लावर। पुफा का फुल फॉर्म क्या होता है? पुफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये पोफा कंटेंट हाईएस्ट होता है सनफ्लावर में। स्यूडो सीरियल्स किसको कहते हैं? बकव्हीट को। उसके बाद फर्स्ट एग्रीकल्चर केमिस्ट जो है आईसीआर के थे, जेडब्ल्यू लेडर। उसके बाद है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। ट्रांसजेनिक प्लांट फ्लेवर सेवर, ये एक तरह का टोमेटो है जो ट्रांसजेनिक है, और इसका ये जो है 1994 में कालचिन कंपनी के द्वारा रिलीज किया गया था। एरिया अंडर ट्रांसजेनिक प्लांट इन इंडिया 2015 में ट्रांसजेनिक प्लांट के लिए जो हम एरिया कवर कर रहे थे वो 11.6 मिलियन हेक्टेयर था। इंडिया का रैंक ट्रांसजेनिक में फोर्थ पर है, क्योंकि फर्स्ट यूएसए है, सेकंड मैक्सिको और थर्ड है अर्जेंटीना। क्रॉप्स हैविंग हाईएस्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कल्टीवेशन एरिया, मतलब जो हम ट्रांसजेनिक वेराइटी उगा रहे हैं, सोयाबीन है, मेज है और सबसे कम कॉटन। एरिया अंडर बीटी कॉटन 7.5 मिलियन हेक्टेयर 2008 के डेटा के हिसाब से, 11.7 मिलियन हेक्टेयर 2009 के डेटा के हिसाब से। फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 1976 में, जेनेटेक। और ट्रांसजेनिक क्रॉप जिसमें हाईएस्ट लार्जेस्ट एरिया है वो सोया, पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद इरिगेशन इन इंडिया, नेशनल वाटर अवार्डीज, जिनको नेशनल वाटर अवार्ड मिला है, जो 2010 में मिला था एम एस स्वामीनाथन जी को के रिसर्च फाउंडेशन को, जो फुलाबाद उड़ीसा में है। 2009 में जगबालिया वाटर शेड एसोसिएशन को मिला, जो वो भी उड़ीसा में है। 2008 में वृक्ष प्रेम सेवा ट्रस्ट को मिला, जो गुजरात में है। 2007 में हिवारे बाजार पंचायत, जो कि महाराष्ट्र में है।
माइक्रो इरिगेशन स्कीम लॉन्च हुआ जनवरी 2006 में। माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप, स्प्रिंकलर, ये सब माइक्रो इरिगेशन के अंदर आते हैं। ये सब लॉन्च हुआ था 2006 में। एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया 2021 के डाटा के हिसाब से 12.90 मिलियन हेक्टेयर में हम ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर एंड बाकी सारी चीजें यूज करना शुरू कर चुके हैं। उसके बाद एरिया अंडर ड्रिप 19-20 के डाटा के हिसाब से 28.23 लाख हेक्टेयर। हाईएस्ट एरिया सिक्किम में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में। ये सीक्वेंस में दिया हुआ है, पहले सिक्किम है फिर आंध्र, कर्नाटका। एरिया अंडर स्प्रिंकलर इन इंडिया 1.31 मिलियन हेक्टेयर महाराष्ट्र में। वाटर ईयर 2008 को बोला जाता है, जैसे मिलेट ईयर 2023 था ना, उसी तरह से। आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर एडवाइजरी काउंसिल, ये कंस्टिट्यूट हुआ था 2006 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की उत्तराखंड में है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हेल्ड एट न्यू दिल्ली 2000, सॉरी 6 नहीं है, ये 9 है, 2009। उसके बाद है वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंक्रीजिंग व्हीट प्रोडक्शन जो है मेक्सिको में शुरू हो गया था 1945 में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पहली बार 1968 में यूएसएआईडी डायरेक्टर विलियम गॉड के द्वारा यूज किया गया। उसके बाद सीमेट मेक्सिको आया, जो इंटरनेशनल, जिसका फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। उसके बाद है ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज द प्रोडक्शन ऑफ नोबल व्हीट वेराइटीज। इसमें नोबल व्हीट वेराइटीज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन, सॉरी, वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिनको एनी बोरलॉग कहते हैं। इनका बर्थ 25 1914 में हुआ और 2009 में इनका डेथ हो गया डैलस टेक्सास में। ये अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट है, इनको नोबेल लॉरिएट है, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। इनका पीएचडी प्लांट पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स में था। उसके बाद फादर ऑफ ग्रीन इंडियन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन है, जिनका फुल फॉर्म मनकोम्बु संबशिवन स्वामीनाथन। इनका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है। 7 अगस्त 1925 में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, कुंभकोणम में। फादर ऑफ एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भी इन्हीं को कहा जाता है। पंजाब को सेलेक्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने पहला साइट जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को ट्राई करेगा। और लैंडमार्क ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन IRI, न्यू दिल्ली से IR8 वेराइटी जो कि सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटी है, IRRI से रिलीज हुई थी। IR8 न्यू दिल्ली से रिलीज नहीं हुआ है, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। लैंडमार्क ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन IRI न्यू दिल्ली, फुल स्टॉप। उसके बाद है IR8 IRRI फिलीपींस से रिलीज हुआ था। ये क्या है, ये क्रॉस है पिटा नाम के वैरायटी का और चाइनीज वैरायटी डी जियो वो जेन का। उसके बाद है इंडिया पोजीशन इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर बैंक। टोटल एरिया में 7th पोजीशन है, इरिगेटेड एरिया में 1st पोजीशन है, पॉपुलेशन पे 2nd। ऐसे करके इंडिया किस स्थान पे है ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद है लार्जेस्ट टोटल फूड ग्रेन्स प्रोड्यूसिंग स्टेट यूपी। राइस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगा वेस्ट बंगाल, व्हीट सबसे ज्यादा यूपी में, मेज आंध्र प्रदेश, फूड सीरियल कर्नाटका राजस्थान, ऑयल सीड गुजरात में, रेड सीड मस्टर्ड राजस्थान में, सोयाबीन मध्य प्रदेश, सनफ्लावर कर्नाटका। इस तरह से ये डाटा सारे स्टेट्स का दिया हुआ है क्रॉप वाइज। उसके बाद है लार्जेस्ट ऑरेंज प्रोड्यूसिंग स्टेट पंजाब, लीची बिहार, मैंगो यूपी आंध्र प्रदेश, पाइन एप्पल वेस्ट बंगाल, ब्रिंजल उड़ीसा। और ये सब 2013 के डाटा के हिसाब से है। उसके बाद रिसेंट फेमस ईयर्स इन एग्रीकल्चर 1980 नेशनल कंजर्वेशन ईयर वर्ष माना जाता है। 2002 को वर्ष ड्राउट ईयर माना जाता है, सूखा पड़ा था। 2003 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर माना जाता है। 4 को राइस ईयर, 5 को नीम पेटेंट ईयर, 6 को पार्थेनियम कंट्रोल ईयर और इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट डिजर्टिफिकेशन, 7 को वाटर कंजर्वेशन ईयर, वर्ल्ड वाटर ईयर। मोर क्रॉप पर ड्रॉप 2007 में ही आया था वाटर ईयर में। 2008 को पोटैटो ईयर, ईयर ऑफ नीम बोला जाता है। 9 को फाइबर ईयर, फूड सिक्योरिटी क्वालिटी ईयर। 10 को बायोडाइवर्सिटी पर्ल्स ईयर। 11 फॉरेस्ट ईयर। 14 फैमिली फार्मिंग। 2016 को
इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स बोला जाता है। इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड में 2016-17 डेटा के हिसाब से टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में इंडिया 7th पे है, इरिगेटेड एरिया फर्स्ट, ह्यूमन पॉपुलेशन सेकंड और टोटल सीरीज में थर्ड। उसके बाद ये डेटा दिया गया है यहाँ पे एमएसपी के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि गवर्नमेंट फिक्स करती है पर क्विंटल। ये 11, 12 और ऐसे करके लास्ट डेटा 22, 23 का यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है वीट पैडी, वही रैंक वाला जो चार्ट था इसके पहले वाले पेज में, उसको कंटिन्यू किया है। उसके बाद है डिफरेंट एक्ट एंड ऑर्डर पॉलिसी, ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। Agricultural Refinance and Development Corporation Act 1963, Agriculture Produce 1937, Biological Diversity Act 2002, Bonded Labor System 1976, Bureau of Indian Standard Act 86, Copyright Act, ये तो कॉपीराइट वाला पूछा जाता है, ये 1957 में आया। कॉपीराइट एक्ट 1999 में, कॉर्पोरेशन एक्ट 1962, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको सीपीसीबी बोलते हैं 1974, कैटल ट्रेसपास 1871, कंज्यूमर 1986, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर एफपीओ बोलते हैं 1953, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। डिपा, इसको डिपा बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, जिसमें 1914 में आया। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड फैमिली पेंशन एक्ट 1972 में, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, ऐसे करके एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की इम्पोर्टेंट है 1986 में, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर एफसीओ 1985 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ऐसे करके ये सारे इम्पोर्टेंट हैं लगभग। लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट 1871, लोकेस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन 1939। उसके बाद माइक्रो इरिगेशन स्कीम 2006, नेशनल सीड पॉलिसी 2002, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद और भी है, प्लांटेशन क्वारंटीन एक्ट 2003, पीपीबीएफआर 2001। हाँ लेकिन ये स्टार्ट हुआ था 2005 से, पिछले स्लाइड्स में मैंने बताया। हाँ ये पास हुआ था 2001 में, पर स्टार्ट हुआ था 2005 में। उसके बाद है आरबीआई एक्ट 1934, रीजनल रूरल बैंक 1976, रॉयल कमीशन रिपोर्ट 1928, सीड एक्ट 1966। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा, लगभग किसी न किसी एग्जाम में आया है। उसके बाद है, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।